तो ये हाइड्रोजन था, ये हीलियम आयन था, और इनके लिए मैंने क्या बोला था बेटा कि आप स्पीड निकालिए फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह हीलियम आयन में भी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, रेडियस निकालिए, और उसके बाद एनर्जी, टोटल एनर्जी मुझे चाहिए, वो सब निकाल के आप बताइए। तो स्टार्ट करते हैं एक बार और देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर करते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रेडियस के बारे में, कर रहा हूँ कि नहीं। तो बच्चों फॉर हाइड्रोजन एटम, पहला क्या था? फॉर हाइड्रोजन। और दूसरा क्या था बेटा? यहीं पे बगल में रख लेता हूँ, फॉर हीलियम आयन। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन बोला बेटा, जेड का वैल्यू कितना आ गया? 1। जैसे मैंने हीलियम आयन बोला तो बेटा जेड का वैल्यू कितना आ गया? 2। गुड। अब मैं पहले रेडियस निकाल रहा हूँ। तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन का कितना आएगा? तो फॉर्मूला हम सभी को मालूम है, r इज इक्वल टू nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। तो बेटा r1 कितना आ गया? पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना आ गया? 0.53, n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1, तो पूरा पूरा 0.53 आ गया। अच्छा, उसी तरीके से हीलियम का देखते हैं। हीलियम का वैल्यू कितना आया? तो बेटा R1 उसके लिए कितना आएगा? 0.53, उसका n का वैल्यू तो 1 ही है, बट z उसका कितना हो गया? 2। तो ये हाइड्रोजन के रेडियस का आधा नहीं हो गया? 0.53/2। यस सर। तो देखिए, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ लेके जाऊं तो टेक्निकली मुझे उससे छोटा करना चाहिए। ये उसका R1। तो अगर मैं इसको A0 बोलूं, जहां पे A0 का मतलब क्या है बेटा? 0.53। इसको बेटा बोहर रेडियस भी बोलते हैं, बोहर्स रेडियस। कभी ये वर्ड आया बोहर्स रेडियस का मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकंड है बेटा, सेकंड R2 का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। n का वैल्यू 2। n का वैल्यू आप लोग बता रहे हो कि 2 आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, n का वैल्यू 2 करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि R2 विल बी 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों 0.53 को क्या बोल रहे थे हम? A0। तो ऐसा बोल सकते हैं 4A0 हो गया। यस सर। यस सर। R3 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 9A0 चलेगा? 9 यस सर। 6 नहीं होगा बेटा, स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3, 9 आ गया। 9। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये पूरा पूरा इतना बड़ा सा बहुत बड़ा आ जाएगा एक्चुअली। उसको मैं ढंग से दिखा भी नहीं पाऊंगा इसमें, इसलिए मैंने कलर दूसरा चूज कर लिया। कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोचो जरा कि उसी तरीके से मैं इसका निकालूंगा। तो बेटा R1 का वैल्यू कितना आ गया? A0/2। उसी तरीके से बच्चों R2 कितना आ जाएगा इसका? उसी तरीके से हीलियम का R2 कितना आ जाएगा? 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2।
तो इसको बोल सकते हैं हम a0/2 into 4 यानी 2a0 बोल सकते हैं। Yes, sir. तो बच्चा, तो ये देखो, ये छोटा छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, तो बहुत छोटा होगा। और तीसरा फिर उसी तरीके से बच्चों, कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ मैं, हो ही नहीं रहा है इसका कलर चेंज। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं चेंज कर ही दूंगा। ये देखो चेंज हो गया, है ना बच्चों। तो ये आ गया आपका 2a0। उसी तरीके से R3 में अगर आपसे पूछूं, R3, तो R3 का वैल्यू कितना आएगा, 0.53 इंटू n का वैल्यू 3 का स्क्वायर बाई 2। तो क्या बोल सकते हैं हम, 9a0/2। बोलिए। Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो बच्चों अब मैं अगर एक चीज पूछूं, अब देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगाते हो, ठीक है। ये 3 तक मैंने निकाल दिया, काम हो गया मेरा, ठीक है। आप देख रहे हो रेडियस लीनियरली नहीं बढ़ रहा है बेटा। 1 का a0 है तो सीधा 4 गुना हो गया, फिर उसके बाद सीधा 9 गुना हो गया, फिर सीधे आई होप आप समझ रहे होगे 16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करोगे तो ये आपको मालूम है शायद कि ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, फिर 25 और ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो बहुत तेजी से रेडियस बढ़ता है बच्चों। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डिफरेंट orbits of hydrogen atom is 1:4. Is 1:4, then fine। फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें, then choose the correct option। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि जो n1 है यानी फर्स्ट ऑर्बिट है वो 1 है, और n2 जो है बेटा वो 2 है। सेकंड मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट 2 है, सोच के बोलिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, और सेकंड ऑर्बिट 3 है। थर्ड बोल रहा हूं कि n1 का वैल्यू 2 है, एंड थर्ड सेकंड ऑर्बिट उसका कितना है, सेकंड ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि जो दूसरा ऑर्बिट है जिसका रेशियो निकाला गया है वो 4 है, और थर्ड बोल रहा हूँ कि n1 3 है बेटा एंड n2 6 है। तो अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से, सॉरी फोर्थ में बोल रहा हूँ, सर फर्स्ट एंड थर्ड। Sir, first and third. फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सोच लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करेंगे, हम रेडियस मान ले रहे हैं कि n1 में है, ठीक है। तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, या मैं उसको 0 पॉइंट क्यों, बार बार मैं a0 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को। a0 इंटू n1 स्क्वायर बाई हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1. सर और इसका फोर्थ भी होगा ना, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड r फोर्थ। इंटू, बस टाइम खत्म हो गया बेटा, एक बार आंसर आपने बोल दिया, टिक कर दिया, उसके बाद सेकंड टाइम अलाउड नहीं है। r इंटू स्क्वायर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एकदम चुप होकर के अच्छे से पहले देख लो, चारों ऑप्शन चेक कर लो, पर नहीं, आंसर तुरंत मारना है। तो एंजॉय करिए, गलती हो जाएगा, +4 की जगह -1 मार्क्स मिलेगा, यानी आप 5-5 मार्क्स लूज करोगे एग्जाम में। तो n2 बेटा, ये समझ में आ रहा है सब लोगों को ये? Yes, sir. Yes. चलिए अच्छी बात है।
मुबारक हो, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने, सब लोगों ने गलत कर दिया। और कितना है ये? सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आ रहा हो। और हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये हमें क्या दिया हुआ है इसने, कि जो रेशियो है 1:4 का है, 1:4 का है। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन Rn1 इज टू Rn2 का वैल्यू 1/4 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंपली Rn1/n2 तो उल्टा हम कर लेंगे, तो 4 इसी को हम उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी Rn1/Rn2 इज इक्वल टू n1/n2 का पावर 2। अब इसके जगह पे मैं लिख ले रहा हूँ 1/4। अब 1/4 है तो बड़ा सिंपल हो गया यार। अब स्क्वायर कर दिया, यहाँ से क्या निकल के आया, n1/n2 का वैल्यू कितना निकल के आया, 1/2। तो रेशियो 1/2 होगा। तो यानी अगर जो n1 जो n2 है बेटा, यहाँ से आप देखो तो वो 2n1 के बराबर होगा। अब n1 का वैल्यू रखते जाइए। तो अगर आप इफ क्या चीज, n1 का वैल्यू 1 है तो n2 कितना आ जाएगा, 2 ऑफ 1, तो यानी 2 आ गया। अगर हमारा n1 2 है, बोलिए, तो n2 कितना आ जाएगा, 4। 4। यदि n1 कितना है बेटा, 3, तो n2 कितना आ जाएगा, 6। बताइए इसे कितने करेक्ट आंसर हुए फिर, 1, 3 एंड 4। और सब लोग जल्दीबाजी के चक्कर में, चूंकि एक बच्चा आंसर कर दिया मिस्टेक, तो सब लोग का कंपटीशन है कि हम भी गलत करेंगे। एक कैसे अकेले कैसे गलत कर सकता है। तो ये कंपटीशन आज के बाद बंद हो जाना चाहिए। आप अपना टाइम लीजिए, किसी को जल्दीबाजी करना है तो जल्दीबाजी करने दीजिए, आपको अपने स्पीड से चलना है। कोई कंपटीशन नहीं है किसी का किसी के साथ। कंपटीशन किस दिन होगा, जब एग्जाम होगा उस दिन। उससे पहले सब लोग को बस सीखना है और करेक्ट आंसर देना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर से देखते हैं कौन कौन गलत करता है। चलिए अभी अगला चीज बताते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। फिर बच्चों ये हाइड्रोजन था, और बगल में मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं बच्चों, हीलियम आयन। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन लिखा तो क्या खास बात, जेड का वैल्यू 1, हीलियम लिखा तो जेड का वैल्यू 2। और बच्चों तो इसका हम अब स्पीड निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड इन nth ऑर्बिट, आप सभी को फॉर्मूला मालूम है, कितना होता है, 2.16 इंटू 10 टू द पावर, हाँ, मीटर पर सेकेंड, Z/n। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो Z का वैल्यू तो 1 हो गया, और n का वैल्यू हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल लेंगे। तो V1 कितना आ गया, तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 1/1। इसको अगर मैं V0 मान लूं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से मैं क्या लिखने जा रहा हूं। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन V0 से चल रहा था, तो यहाँ कितने से चलेगा वो बेटा, V2 कितना आ जाएगा, V0 इंटू, हाँ, Z/n था तो 1/2 आ जाएगा। V3 कितना आ जाएगा बेटा, V0/3, तो V0/2, और यहाँ पे कितना आएगा, V0/3। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू है हीलियम आयन के लिए, तो V1 का वैल्यू कितना आएगा, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n। Z कितना था बेटा, Z कितना है इसका, 2 डिवाइडेड बाई 1। बेटा जिसके घर में पीछे आवाज आ रही है प्लीज बंद कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए। गुड। तो चलिए अब 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n। उसी तरीके से बेटा V2 निकालेंगे, तो
तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो V1 की वैल्यू कितनी थी, 2V0 थी, और V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, V0 V0 हाँ 2V0/2 यानी V0। V3 कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए 2V0/3। हाँ आ गया ये क्वेश्चन, दें अब हम। यस यस करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, टाइम लीजिए, करेक्ट चाहिए। जल्दीबाजी में गलत करने से अच्छा है टाइम लेके सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the speed of an electron in helium atom is x, then what will be the speed of electron, right? What will be the speed of electron in lithium atom, right? In first orbit। और ऊपर वाला कहाँ दिया था, इफ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। पूरा क्वेश्चन ये है कि बेटा हीलियम इन फर्स्ट ऑर्बिट, बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट में लेके जाना है। if the speed of electron in first orbit of helium atom, आगे क्वेश्चन बात समझ में। यस तो अगर वो x है तो बताइए लिथियम एटम का सेम ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आएगा वैल्यू। चलिए देखते हैं कौन बताता है। सर 3x होगा ना क्या बेटा, सर, वो Li+3 होगा ना। ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिंपल बस लिख दिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए और अपने जो भी लिखा हुआ है मैंने वो करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। अब आप आंसर करिए, उसके बाद बात करते हैं। बताइए क्या आंसर आया था, किसने, शुभम तुमने आंसर किया, कितना आया। सर 3x 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 आ सर गया 3x शिवम का। किसका बेटा, क्या नाम है। 3x/2 मम 3 3x/2 भी आ गया, 3x भी आ गया, 3x/2 भी आ गया। और लोग भाई, देखिए जिसको, कई बार ऐसा होता है बच्चों में, बता दूं कि जितने बच्चे बोल रहे होते हैं एक ही आंसर बोल रहे होते हैं और सबका सब रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए क्लास में कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसको लग रहा हो कुछ और आंसर आएगा तो उसको अपना मत जरूर रखना चाहिए, ठीक है ना। भेड़ की चाल हर बार सही नहीं होती है, कि जहां पे सब लोग जा रहे हो वही करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर मेरा आंसर अलग है तो आप जरूर बोलिए, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा बेटा, ठीक है। 3x/2 आया। और कोई, सर 1 मिनट, 3x नहीं होगा, कुछ और होगा। एक बार जिसने आंसर कर दिया उसको दोबारा करेक्ट मैं नहीं करूंगा, वो सेम ही रहेगा बेटा। आप टाइम लेके बोलिए लेकिन एक ही बार में। शिवम आप 2 बार सेकंड टाइम गलती कर चुके हैं। और किसी को कुछ बोलना है बच्चों। और किसी को कुछ बोलना है बच्चों, मैं सॉल्व करूं फिर। तो 3/2 होगा वैसे। तो करेक्ट आंसर इज
सर 3x। नन ऑफ दीज, कोई भी करेक्ट नहीं है। और एक्चुअल आंसर अगर मैं बोलूं तो वो है वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम निकाल ही नहीं सकते। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक बात बताइए, जितना भी फॉर्मूला मैंने बोहर का बताया था वो क्या मानते हुए बताया था कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1। तो बेटा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो Ze एक प्रोटॉन से तो अंदर अट्रैक्शन होगा ही, बट एक और इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो उसको रिपेल भी तो करेगा, तो फोर्स ही अच्छे से नहीं निकल पाएगा और वो चारों तरफ भागता रहेगा, तो हम बता ही नहीं सकते। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कोई फॉर्मूला डेराइव्ड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, बट नहीं, नहीं सुनना है, किसी को नहीं सुनना है। आज कसम खा के आए सब लोग, सर बोलेंगे तुरंत आंसर बोलेंगे, सोचेंगे नहीं कुछ भी। एक बच्चे ने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा ये बात कि सर वो लिथियम +3 होना चाहिए। खैर वो भी गलत था, क्योंकि लिथियम +3 नहीं +2 होता है। तो ठीक है, ऑड लगा ना कि नहीं, अरे यार ये तो इतना होना चाहिए, तो आगे ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि सर इसमें तो हम निकाल ही नहीं सकते। आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस है, जो कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप टीचर को क्लेम कर सकते हो कि सर इस हिसाब से तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये सब जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, ये बस आपका पेशेंस चेक करने के लिए, आपका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, क्लास में कितना है उसके लिए कर रहा हूं मैं। आ रहा है बात समझ में? यस। आगे बढ़ू बच्चों? यस यस। सर। तो गलती करने के लिए फिर से रेडी हैं? नो सर। अरे एकदम करना है गलती, क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। यस सर। नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करना है, मतलब सेम चीज रिपीट नहीं करना है। गलती तो करें, कोई दिक्कत नहीं, करना इंपॉर्टेंट है, गलत हो या सही हो वो जरूरी नहीं है। आप ट्राई करते रहिए, मेरे आंसर का वेट मत करिए, ठीक है? तो बच्चों स्पीड भी हमने देख लिया, और हमने देखा, क्या देखा बच्चों की स्पीड जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है या ऑर्बिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड कम हो रहा है ना? बोलिए बच्चों। यस। तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब देखते हैं आप लोग करेक्ट करते हैं क्या। रेडी फॉर इट एवरीबॉडी? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, if the radius of second orbit of helium is x, then find the radius of fourth orbit of carbon +5 ion। निकाल सकते हैं? निकालिए। यस।
सर 4x/3। ओके, 4x। तो पहला आंसर 4x/3 आया। सर 8x/3। ओके बेटा, आपका 8x/3 आ गया। सर 4x/3। ठीक है बच्चों, करूं मैं अब? यस। सारे लोगों ने कर यस लिया? सर। यस सर। अब बच्चों हमें हमें ये मालूम है बस कि हमें फॉर्मूला मालूम है क्या। हमको ये मालूम है कि रेडियस इज इक्वल टू r0 इंटू n² होता है, और स्पीड इज इक्वल टू होता है v0 इंटू z/n। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या निकालना था? स्पीड निकालना था। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्या दिया हुआ है आपको गिवन? सर रेडियस निकालना था ना इसमें। यस सर। रेडियस Yes, निकालना है? यस सर। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने नहीं देखा। तो आइए रेडियस निकालते हैं फिर। ठीक है, तो रेडियस निकालना है बच्चों, तो हमें ये मालूम है कि सेकेंड ऑर्बिट R2 ऑफ हीलियम तो वो क्या होगा? R0 इंटू 2 का स्क्वायर बाई z का वैल्यू 2 है, और यही वैल्यू कितना दिया है बेटा? x दिया है ना। और हमें क्या निकालना है बेटा? देन फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ C+5। तो फोर्थ ऑर्बिट का किसका निकालना है? कार्बन +5। तो यानी R0 इंटू फोर्थ ऑर्बिट बेटा, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कार्बन के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? ये वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि R4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे। तो जब आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो R4/x, और इधर डिवाइड करोगे तो R0 इंटू 4 टू द पावर 2/6 होल डिवाइडेड बाई R0 इंटू 2 टू द पावर 2/2। अब बच्चों ये सब कटा लेते हैं, R0 से R0 कट जाएगा, 2 से एक 2 कट गया, एक 2 बच गया यहाँ पे। तब इसको अगर पूरा लिखना हो तो ऐसा हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू R4/x। तो आ गया आंसर हमारा, R4 इज इक्वल टू 16। तो यानी कि 4/3 आ गया, शायद करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। इंटू x, ये हमारा करेक्ट आंसर है 4/3x। देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। ये R4 किसका था? ऑफ कार्बन +5 बेटा। सभी में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सब कुछ चलेगा। क्लियर है बच्चों? यस Yes. सर। तो हो गया, यहाँ से हमारा आंसर हो गया। सर कार्बन +5 आयन मतलब पॉसिबल है?
हाँ बेटा, क्यों नहीं पॉसिबल है? दो चीजें हैं, एक संभव है या नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है C+5, लेकिन पॉसिबल है, हम बना सकते हैं, हम उतनी तो एनर्जी लेकिन वो उसको तो दें। अनस्टेबल होगा ना बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, इसलिए तो नेचर में मिलता नहीं है, हमें जबरदस्ती बनाना पड़ता है अगर बनाना है तो पॉसिबल है। R4 इज इक्वल टू 4/3x, तो ये किसका था? ऑफ कार्बन प्लस 5। तो बच्चों ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड हो गया, रेडियस हो गया, अब थोड़ा एनर्जी देखते हैं। एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं एक साथ लिखूंगा, पहले हाइड्रोजन का अलग से लिखूंगा, ठीक है? और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना आएगा? तो हमें मालूम है कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? En is equal to -13.6 Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना बच्चों? यस Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक काम करेंगे, हम एक एक करके यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा सारे लोग, ठीक है बच्चों? ये मैंने एक रफली आपको आइडिया दिया कि कैसे मैं एनर्जी कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो एक बार देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों। ये न्यूक्लियस था, सभी लोग को आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। सर। यस सर। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट था, n इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। बच्चों और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इसी को और एक नाम भी देते हैं। n इज इक्वल टू 1 को कभी अगर आपने सुना हो तो इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। अभी आगे समझाता हूँ क्यों। n इज इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट भी बोलता है। ठीक है? और n इज इक्वल टू 1 को k सेल भी बोलते हैं बेटा, ये k भी बोलते हैं इसको। और n इज इक्वल टू 2 को l भी बोलते हैं, 3 को m भी बोलते हैं, इसको n भी बोलते हैं। तो कभी ऐसा बोले KLMN तो आप समझ लेना, k का मतलब n इज इक्वल टू 1, l का मतलब बेटा n is equal to 2। सेकंड n is equal to 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, सेकेंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 3 बोल दिए तो थर्ड थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट पे। सर तो हाँ जी, फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट हैं, इनका नाम अलग अलग तरीके से रखा जाता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो ये रखते ही हैं। इसके अलावा n इज इक्वल टू 1 को k सेल भी बोलते हैं, k सेल। फिर 2 को l सेल भी बोलते हैं, 3 को m सेल भी बोलते हैं, फोर्थ को n सेल भी बोलते हैं बेटा। ठीक है? तो KLMN भी नाम है, ऐसे ही OPQRST से चलता रहेगा वो। ये हमारा पहला था। तो बच्चों इसका एनर्जी आया कितना था? ये जो E1 था उसका एनर्जी कितना था? तो हम निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। E1 इज इक्वल टू -13.6, Z का वैल्यू 1 था और N का वैल्यू भी 1 था, तो कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों E2 का वैल्यू कितना आया? इंटू Z² मीन्स 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 2 स्क्वायर, तो मतलब -13.6/4। और ये सॉल्व करेंगे तो आप आएगा -3 पॉइंट, करके देखिए 4। -3.4। गुड। सर 13.6/4। हाँ बेटा 13.6/4 -3.4 आएगा। ये कहाँ E3 से?
ये कहाँ से आया? अरे बाप रे बाप, डरा रहे हो। ये देखो, एनर्जी का एक्सप्रेशन ये था। इसमें सेकेंड ऑर्बिट जब लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ रखेंगे 2, तो वो 4 हो जाएगा ना। 2 का Yeah, स्क्वायर yeah. कितना? अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चा, डराओ मत तुम लोग मुझे। इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो -13.6/9 कितना आ गया ये? -1.51. 1.51। अच्छा बच्चा, E4 कितना आ गया? 0.85. 0.85. यस, 0.85 नेगेटिव में, लेकिन वो नेगेटिव नहीं लगाया तो Minus. गड़बड़ा गया। Minus, yes, sir. Yes, sir. E5 कितना आएगा? Minus 0.54 electron volt. क्या बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं। अच्छा, E6 कितना आया? Minus 0.37. 6 का मतलब 36 नीचे हो गया। ये कितना आ गया? -0. 37. बस इतना बहुत है, अब आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। 7 भी है। अब देखिए, ये एनर्जी था, मैं लिख रहा हूँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, कुछ दिख रहा है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अभी आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। ये तो मैंने ऑर्बिट के हिसाब से बता दिया ना। अगर सिर्फ एनर्जी डायग्राम बनाऊं, सिर्फ एनर्जी डायग्राम, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन ये है, फाइंड, ठीक है, क्या पूछने जा रहा हूं मैं आपको? फॉर हाइड्रोजन एटम। फटाफट कैलकुलेट करिए सब लोग, एकदम रेडी रहिए। पहला, मुझे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3, फिर E5 माइनस E4। मुझे बता सकते हैं क्या ये चारों वैल्यू? यस निकालिए फटाफट, बताइए। यानी द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, एक बात देख रहे हैं क्या? ये अगर मैं बोलूं बच्चों एक चीज मुझे बताइए कि जैसे जैसे मैं बाहर इलेक्ट्रॉन को लेके आता जा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? सर, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है बढ़ सर, रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है sir. बढ़ रहा है। देखो 13.6, फिर उसके बाद -3.4, 1.51, 0.85। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है sir. बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। ये घट रहा है, बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है मालूम? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पे देख रहे हैं, 13.6 ये। और जो बच्चे साइन के साथ देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि अरे नेगेटिव में तो -5 और -4 में -4 बड़ा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, एनर्जी एक्चुअल में इंक्रीज कर रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा गलती होता है, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं। इसको एकदम दिमाग में रखना है कि नेगेटिव में वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब एक्चुअल में वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि जीरो ज्यादा बड़ा है नेगेटिव से। जीरो किसी भी नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ये बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां तक जाएगा एटम के अंदर? इंफिनिटी। अरे इंफिनिटी कौन बोला रे बाबू? 0 sir. जीरो ना। एन का वैल्यू इंफिनिटी रख दोगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। 0. तो गजब नहीं हो गया कि सर ये एनर्जी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? 0. कहां तक जा रहा है? जीरो तक। 0. तो किसी को बोलोगे तो उसे हंसी आएगा कि बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू कितना है? जीरो।
ठीक है, चलिए अच्छा। अब ये सारा आप फटाफट निकाल के बताइए। तो बच्चों E5 माइनस E4 अगर मुझे निकालना हो, E2 माइनस E1 बड़ा सिंपल है, सॉल्व करेंगे हम। तो पहला E2 माइनस E1, E2 कितना था बेटा, याद हुआ है क्या किसी को? -3.4 -3 और -13.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ गया? ये 13.6 माइनस 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 प्लस हो गया ना, Yes, sir. 3.4। ये कितना आया बेटा? 10.2। 10.2. 10.2. ऐसे ही बेटा E3 माइनस E2 का वैल्यू कितना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस n माइनस 3.4. 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, कितना आ जाएगा ये? 3.4 1.8. 1.89. 1.89 इलेक्ट्रॉन। शाबाश शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल। E4 माइनस E3 बताइए। 0.66. 0.7. 0.7 0.66. 0.66 या 67 कितना आ रहा है? 0.66। 66. अच्छा, E5 माइनस E4 कितना आ रहा है? 0.31. 0.31. अच्छा 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 अच्छा। अब हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, थोड़ा देखिए, एनर्जी डायग्राम, सिर्फ एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब इसमें हम ऑर्बिट वैसा सर्कुलर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट पे जब हम पहुंच जा रहे हैं, जो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, उस पे एनर्जी कितना था बेटा? 0, है ना? Yes. Yes. Yes, sir. अब करते चले गए तो हम n इज इक्वल टू, हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 6 पे। एनर्जी कितना था बेटा? -0.37 था क्या? चेक करिए तो। E6। -0.37. अच्छा अच्छा। उसके बाद हम देख रहे हैं किसका बेटा? n इज इक्वल टू 5 में। बताइए 5 का कितना था? minus 0.54. 0.54. बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे? E4. 4। उस पे वैल्यू कितना था? minus 1.51. 0.85. अच्छा, एक मिनट, 0.85 था ना पहले? Yes, sir. Yes, yes. 0.85 Minus था. 0.85. हाँ, उसके बाद बेटा -1.5. -1.5. n इज इक्वल टू 5। अब फिर उसके बाद, सॉरी 3 था ये। Yes. फिर n इज इक्वल टू 2, ये कितना आया था? minus 3.4. और बच्चों लास्ट में -13.6। फिर भी मैंने बहुत अच्छे से इसको नहीं दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाने में यहाँ लाना पड़ेगा इसको, और भी दूर ले जाना पड़ेगा। क्यों? ये क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली लेवलिंग कर रहे हैं हम एनर्जी का, कि एनर्जी के हिसाब से कितना गैप है। अब आपको याद है पहले और दूसरे में कितना गैप था बच्चों? बताइए, यहाँ से यहाँ कितना गैप था? Sir, 10.2 का. 14.2. कितना गैप था? 10.2 का. 10.2. बच्चों यहाँ कितना गैप था? 10.2. 10. 1.8. 1.89.
कितना था आंसर? -1.89 हाँ, तो सेकंड गैप कितना था बेटा? 1.89 1.8 अच्छा ठीक है। थर्ड गैप कितना था बेटा? 0.66 सर 72 होगा ना सर, 0.72 नहीं, देखो एक बार निकाल के देखो यार, घटाने नहीं आ रहा है क्या? निकाले घटा थे के देख, देखो 1.51 में से 0.8 कितना घटाना है? 0.85। तो घटा 0.35 के देखो, तो 5 और 6 होता है 11, और ये हो जाएगा कितना? 14। 8 6 14 हो गया, तो 0.66 ही तो आ रहा है। Yes. क्या आर्यन, कैसे कर रहे हो बेटा? 4 में से 3 घटेगा ना सर। अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो ये साइन ऐसा उल्टा हो जाएगा। Yes अरे sir. 4 में से 3 घटाएंगे तो -0.85 माइनस ऑफ -1.51, तो बन जाएगा 1.51 माइनस 0.85, तो इतना ही आएगा ना? 0.66. Yes. यस ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा साइन उल्टा हो जाना चाहिए, वैल्यू कैसे गड़बड़ा रहा है? नर्सरी क्लास में हम भेज देंगे आर्यन। अच्छा ठीक है, तो देखो 0.54 और इसको करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.31 कुछ दिख रहा है? कुछ क्यों हो रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये देखो गैप कितना बड़ा था बच्चों, फिर अचानक से इतना छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, ये और छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे ही क्या छोटा होता जाएगा बच्चों? Yes. और छोटा होते Yes, होते sir. होते आपस में मिल जाएगा ना हायर एनर्जी में। Yes sir. Yes. तो सक्सेसिव गैप क्या बोल सकते हो आप? नोट पॉइंट क्या लिख करके? गैप ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सही बोल रहे हैं क्या? बहुत तेजी से घट रहा है वो सक्सेसिव गैप, और लास्ट में जाकर के ऐसा होगा कि सब आपस में लगभग एक ही जगह पे हो जाएंगे। तो एनर्जी वाइज ये याद रहना चाहिए सबको। और कोई भी गैप बेटा दूसरे गैप के बराबर नहीं होगा। हो रहा है क्या? कोई भी No, गैप sir. दूसरे के बराबर नहीं होगा। No sir. अच्छा, अब आते हैं हम अपने पुराने चीजों पे बच्चों की। ठीक है सर, ये सब क्या है? ये सब जो आप बता रहे हैं ये सब क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि क्या बताए थे आप? ये यही ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का घर ही तो है ये। इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या यहाँ रिवॉल्व कर सकता है ना? यही था ना बच्चों? यस जो बोहर Yes, का sir. रेडियस है या एनर्जी है, ये सब क्या है? ऐसे स्टेबल जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन रह के एनर्जी इवॉल्व कर सकता है, वही है ना बच्चों? Yes sir. बोलिए। Yes, तो sir. अब मेरा Yes, क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना हाइड्रोजन के पास, कि 4-5 इलेक्ट्रॉन है? No sir. सर एक ही है। एक ही है. अच्छा, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो वो आखिर कहाँ रहेगा? इतने सारे उसके घर आ गए हैं। एक अपना घर है, एक पड़ोसी का घर है, इतने सारे घर है उसके पास, रहेगा कहाँ वो? सर अपने घर में रहेगा ना। सर अपने अगर घर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाइड्रोजन में मैं पूछूं कि उसका अपना घर कौन सा है? सर वो फर्स्ट ऑर्बिट, N1. ग्राउंड स्टेट। क्यों भाई? फर्स्ट ऑर्बिट में इतना क्या प्यार हो गया उसको? सेकंड में क्यों नहीं? थर्ड में क्यों नहीं? इतने सारे पॉसिबल जगह है ना बोर के हिसाब से, तो और भी हैं, हम तो बहुत कम ही दिखाए, और है इनफाइनाइट तक है। लेकिन वो रहेगा कहाँ? आप बोल रहे हैं फर्स्ट में, बाकी बच्चों? सर फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, कारण बताइए क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है. उससे क्या हुआ? बोलिए और बोलिए, उसमें नजदीक पहुंच रहे हैं आप वो लोग। जो फोर्स सर होता है उसमें वो जो ज्यादा फोर्स ज्यादा acting होगा। फोर्स ज्यादा होगा, थोड़ा सा चलो आंसर नजदीक जा रहे हो, लेकिन
फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों रहेगा जब इतना सारा पॉसिबल? स्टेबल रहता है क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल में रहता है। हाँ बेटा बिल्कुल, और कोई भी चीज अपने लोअर एनर्जी स्टेट में सबसे स्टेबल है। जैसे अगर हम बताए थे एग्जांपल कि किसी बॉल को ऐसा स्लोप वाले जगह पे अगर ऊपर रख दीजिए तो अपने आप रोल करते हुए नीचे आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो भी नीचे आएगा। इसका मतलब ये उसका मिनिमम एनर्जी स्टेट था। ठीक उसी तरीके से बेटा जहां पे किसी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम हो वो वहीं रहेगा, यानी यहाँ पे रहेगा। और मिनिमम एनर्जी स्टेट को ही बेटा क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट नाम से नहीं लग रहा है जमीन से जुड़ा हुआ है? ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट कभी पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट हुआ। क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी। ना लेने के रहेगा। हाँ, मिनिमम एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा ये यहाँ पे जो है ये सब क्या है? फिर यहाँ पे कभी जाएगा क्या वो? क्या कभी इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है क्या? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। हाँ एक्साइटेड स्टेट बिल्कुल में होगा सही, तो जाएगा। बिल्कुल। कहने का मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहा है ना सर, अगर उसको आप एनर्जी दे दीजिए तो ये यहाँ जा सकता है। अब यहाँ जाने के लिए उसको कितना एनर्जी चाहिए बच्चों? अगर 1 से उसे 2 में जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? तो आप बोलोगे ना सर कि 2 का सर एनर्जी कितना है? h/2 पाई। अरे बाप रे बाप, क्या बोल रहे हो तुम? 2 का सॉरी एनर्जी गलत कितना हो है? गया। इतना। 1 का एनर्जी इतना है तो घटा लो। 10.2 10.2 10.2 हाँ शाबाश, 10.2। 10.2। तो वैसे ही बेटा अगर मैं बोलूं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा के यहाँ पे फेंकना है मुझे, तो जो फोटोन मैं इससे भेज रहा हूँ इसको लड़ने के लिए, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फेंक देना है मुझे एक ही बार में, तो जो आने वाला फोटोन है बेटा, जो रेडिएशन आने वाला है, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? 1.89 सर 13.6 से ज्यादा होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो? दिस माइनस दिस। अरे जहां जाना है और जहां पहले था उसके बीच का गैप ही तो हमको फिल करना है। 12.09 हाँ बिल्कुल, 12.09 09। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 12.09। अच्छा, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछूं तो बता लोगे क्या? अगर मैं ये पूछूं बेटा ये बताओ कितना वेवलेंथ होना चाहिए इस फोटोन का कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए तो नहीं निकल जाएगा? यस निकलेगा। अरे जब हमें एनर्जी मालूम है इसका कितना होना चाहिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये रख देंगे, ये आंसर निकल जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे एटम से बाहर निकालना है, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उससे उसके इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है, एटम से जस्ट बाहर, एटम से बाहर, तो कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा मुझे अगर एटम से बाहर निकालना है? 10.2 एटम से बाहर निकालना है, एटम से बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? बिल्कुल सही जवाब। किसने बोला है भाई? मुस्कान। किस? मुस्कान। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो बेटा एटम का रेंज कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के मैक्सिमम इनफाइनाइट है ना, यहां पहुंचा दें, इसका मतलब इसके बाहर चला गया तो एटम के बाहर हो गया। आप यहां से यहां भेज रहे हो तो भी तो वो एटम का ही पार्ट है ना, तब भी तो अट्रैक्शन लग ही रहा है। हम उतना दूर पहुंचा दे जहां से उस पर फोर्स लगना बंद हो जाए, तो अपरेंट स्टेट, जिसको हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट का एनर्जी कितना है बेटा? 0। और इसका एनर्जी कितना है? -13.6। तो यहां से यहां ले जाने में क्या करोगे? 0 माइनस 13.6 कितना आ गया? 13.6। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा सर, अगर मान लीजिए 13.7 दे दिए तो क्या होगा?
एनर्जी अगर हम 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो क्या होगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब कि सर ये जो यहाँ से यहाँ बाहर निकलने तक तो वो 13.6 खुद ही खा जाएगा, बाकी बचे हुए एनर्जी में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए जो मैं फोटोन भेज रहा हूं बेटा, अगर वो फोटोन का एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब क्या होगा? सर वो वही रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन से एटम से बाहर नहीं जाएगा। एक एटम से बाहर क्या, वो सेकेंड स्टेट में भी नहीं सेकंड में जाएगा, भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं बोल दूं कि बेटा यहां से मैं इतना एनर्जी दे रहा हूं जो 10.4 है, सेकंड सेल में सेकंड ऑर्बिट हाँ? सेकंड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में चला गया। ऑर्बिट कहाँ चला जाएगा बेटा? सेकंड सेकंड में हाँ, अब बात तब ध्यान से सुनिए सब लोग, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। अगर ये एनर्जी आता है तो बेटा कभी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन, वो पूरा एब्जॉर्ब करता है 10.4। तो 10.4 यहाँ पे तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है ना, है तो कहाँ पे है? सीधा 12.09 पे था, 12.09 या तो 10.2 पे था, आपने 10.4 दे करके उसे गड़बड़ कर दिया। वो कहीं पे नहीं जाएगा बेटा, वो यहां से यहां तभी मूव करेगा जब एनर्जी एग्जैक्टली मैच कर रहा हो। नहीं मैच करेगा तो उसको टच भी नहीं करेगा। से एनर्जी मतलब जाएगी ऐसे कहाँ वो फिर? कोलिजन्स आप यूं कह लो, नहीं जाएगी, उसमें टच नहीं होगी, वो और किसी जगह पे यूटिलाइज होगी, निकल जाएगी बाहर। कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक साइड से गया और दूसरे साइड से निकल गया लाइट, ऐसा होता है ना। तो किसी किसी रेडिएशन के लिए कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पूरा कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसा आता है वैसे निकल जाता है। तो ऐसा हो सकता है। तो बच्चों ये ध्यान रहना चाहिए आपको। आप कहोगे सर आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे बता रहे हैं? तो बच्चों आपको याद है मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, ये पिछले वाले क्लास में चलते हैं। स्पेक्ट्रम पता नहीं इसी में बताया था, कहाँ बताया था मैंने? यहीं पे था वो। यस यस सर। बच्चों यस तो मैंने क्या बताया था कि Yes. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली लाइंस बना रहे हैं, और आपको दिख रहा है हायर एनर्जी में ये क्या हो रहे हैं, सब मर्ज हो जा रहे हैं। और मैंने बताया था जब एमिट करता है तो एग्जैक्ट सेम लाइन एमिट करता है, नीचे जाके सब मर्ज कर रहे हैं। तो बेटा अगर हर एक रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर सकता, आप सोचिए आपके हिसाब से 10.2 एब्जॉर्ब कर लिया और 10.3 भी, और 10.3 क्या 10.2 एंड 10.2000001 भी और 10.2000002 भी, मतलब 10.2 से लेकर के 12.09 तक सब अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो बेटा सबके सब गायब होना चाहिए ना, सबके सब यहाँ पे ऐसा मर्ज हो जाना चाहिए ना। लेकिन Yes. बैंड तो नहीं मिल रहा था ना बेटा, लाइन मिल रहा था ना। इसका मतलब सिर्फ वो वही वेवलेंथ ले रहा है जिसका गैप मैच कर रहा है। तो हम इस आधार पे आप लोग को बता रहे थे। आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes. यस यस सर। तो ये लाइन एकदम डिस्टिंक्ट मिलती है बेटा, ये क्लियर कट ये बात बताती है कि एब्जॉर्प्शन भी बहुत सिलेक्टिव होता है और एमिशन भी बहुत सिलेक्टिव होता है। वो हर एक रेडिएशन को नहीं लेता है, बल्कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन के टाइम पे वो क्या करता है बेटा, सिलेक्टिव रेडिएशन को लेता है। और वो वही रेडिएशन ले सकता है जो गैप के बराबर हो, न ज्यादा और न कम, एग्जैक्ट बराबर चाहिए उसको, न ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, तभी वो ऐसा करेगा। और शायद अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों की वहां लाइंस क्यों मिलती थी। मान लीजिए व्हाइट लाइट में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें से जो वेवलेंथ 10.2 को मैच किया वो वाला रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आ रहा है बात समझ में बच्चों? तो एब्जॉर्प्शन में वो नहीं दिखता है। यस। ठीक है, तो इसलिए बच्चों, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है कि वो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग है, मिसिंग लाइंस, डार्क लाइंस जिसको हम बोल रहे हैं।
तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें समझ लेना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब ये बताइए बच्चों, Yes. अगर सेम चीज ये अब आपको समझ में आ गया हर एक चीज, ठीक है। अब इसी में मैं बोलूं बच्चों की ये बताओ आप, ठीक है, आप लोग ये बताइए कि कितना एनर्जी लगेगा अगर वही हीलियम आयन हो जाए तब। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, एनर्जी के लिए हीलियम का अगर निकालना हो तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो एनर्जी होता है वो तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो हाइड्रोजन जैसा ही है, क्योंकि हाइड्रोजन में Z1 होता है, और ये जेड स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो हर एक चीज में 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है बस, हाइड्रोजन का एनर्जी इंटू 4। करेक्ट बोल रहे हैं क्या? यस सर। तो बेटा इसीलिए हाइड्रोजन का सारा वैल्यू यहाँ तक सबको याद रहना चाहिए। एक बार अगर हाइड्रोजन का याद है तो बस आपको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना रहेगा हर एक जगह पे, सॉरी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई एनर्जी के लिए। और एनर्जी ही यूज का है बेटा, एनर्जी पे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो कल मैं आपको लाइंस, IIT जेई और जेई मेन, नीट, एम्स, इस तरह के जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये पूरा आप अच्छे से तैयार करके रखे रहिए। एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको सॉल्व करना है सबको। फाइंड द वेवलेंथ of photon required to excite the electron from ground state to n is equal to 3 for पहला हाइड्रोजन एटम, दूसरा हीलियम आयन, और तीसरा लिथियम आयन। कर लेंगे बच्चों? कल ये मुझे आंसर चाहिए। Yes, sir. इसी Yes, के sir. साथ ये क्लास में आज का खत्म करता हूँ बच्चों।